हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स टू फिजिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11th। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम ये स्टार्ट करने क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा मोस्टली टीजीटी पीजीटी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें मोस्ट पोर्शन जो रहता है, कॉमन पोर्शन आता है वो एनसीईआरटी से ही आता है। आपके चाहे स्टेट के एग्ज़ाम हो गए, किसी भी स्टेट के, यूपी के, ठीक है, आपके बिहार के, या पे वो उनमें भी मोस्टली जो पोर्शन आता है वो एनसीईआरटी से आता है। और आपका जो केवीएस एनबीएस सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम है टीचिंग्स के, टीजीटी पीजीटी के उनमें भी आपका एनसीईआरटी से काफ़ी अच्छा खासा पोर्शन देखने को मिल जाता है। इवन क्या होता है कि क्वेश्चन जो डायरेक्टली वहाँ पे रखे वहीं से पिक हो जाते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन हमें वहाँ देखने को मिलते हैं। इसलिए हम सोच रहे हैं क्यों ना एनसीईआरटी की एक सीरीज़ कर लेते हैं कि एनसीईआरटी की दोनों बुक फिनिश कर लेते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उसमें होंगे उसे डिस्कस कर लेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी वो उसमें ऐड करते हुए चलेंगे ताकि हमारा बेसिक जो है वो क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम एनसीईआरटी 11th का चैप्टर नंबर 2 करते हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में कुछ भी खास बताने के लिए, डिस्कस करने के लिए नहीं है। और देखते हैं कि चैप्टर नंबर 2 में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं और कौन कौन से न्यूमेरिकल। ओके, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हमने कुछ अपनी तरफ से ऐड किया है जो कि इन्फॉर्मेशन है, ये यहाँ तक। फिर उसके बाद यहाँ से आपका एनसीईआरटी का टॉपिक वाइज स्टार्ट हो जाएगा। हम मैं बताती हुई चलूँगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर जो है वो है मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो पहला हमारा पॉइंट है, हम ये जानते हैं कि जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, भौतिक राशियाँ, कौन कौन सी भौतिक राशियाँ होती हैं, क्या होती हैं। तो वे सभी राशियाँ जिनको हम मापन या जिनका मापन किया जा सके या जिनको तोला जा सके वो हमारी भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। यानी कि जिनको हम मेज़र कर सकें, मेज़रमेंट किया जा सके, जिनका इनको कंपेयर कर सके, वो हमारी क्या होंगी, फिजिकल क्वांटिटी होंगी, ठीक है। तो अब जैसे हमने क्या लिया, द्रव्यमान लिया, यानी कि हमारा मास है वो हम मेज़र कर सकते हैं, हमारी लेंथ है वो हम मेज़र कर सकते हैं। तो ये सब हमारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन हम कहें कि खुशी है, गम है, ठीक है, ये सब चीज़ें हम मेज़र नहीं कर सकते। क्या कहेंगे, 1 किलो खुशी या फिर 4 मीटर खुशी, नहीं मेज़र कर सकते। तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी यानी कि जिन्हें मापा जा सके या फिर जिनको तोला जा सके, जिनको मेज़र किया जा सके, वो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। और मेज़रमेंट हमारे लिए, इसीलिए हमारे लिए मेजरमेंट आवश्यक है, क्योंकि जब भी हम कहीं लेन देन की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम कितना ले रहे हैं, उसके कंपेयर में हम कितना दे रहे हैं, ठीक है। तो हमें मेजरमेंट की भी बहुत ज़्यादा नीड होती है। अब बात करते हैं कि हम जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जैसे हमें द्रव्यमान है, मास, किसी चीज़ का हमें मास फाइंड करना है कि कितना है। तो एक तो हमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए कि उसका मैग्नीट्यूड कितना, परिमाण कितना। दूसरा उसका मात्रक। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि, उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके आंकिक मान और मात्रक के गुणनफल के द्वारा, यानी कि उसके न्यूमेरिकल वैल्यू n और उसकी जो यूनिट है u, उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ उसकी जो यूनिट होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है और उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, आगे देखते हैं। जैसे ये हमने बताया, ये फिजिकल क्वांटिटी है कोई भी, ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू n, ठीक है, और उसकी यूनिट u से। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। अब बात करते हैं यूनिट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी, मतलब मान लो हमें लंबाई नापनी है, तो हमने क्या मान लिया कि ये जो है इतनी लंबाई जो होगी इसको हमने 1 मीटर का नाप दे दिया कि इतनी लंबाई 1 मीटर हो गई। अब किसी भी लंबी छड़ ले ली, भौतिक राशि कोई भी लो, हमने यहाँ पे लंबाई ले ली है, तो लंबाई का एग्जाम्पल देते हैं कि हमने कोई लंबी छड़ ले ली, उसमें ये जो 1 मीटर है वो कितनी बार आएगा, ये जो बताएगा ये न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि आंकिक मान, कितनी बार को जो उसका मात्रक माना गया है, मानक मात्रक, उसमें कितनी बार आया है, उसकी कितनी बार गुणा की गई है, वही हमारा होता है आंकिक मान, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू। और जो मानदंड हमने निर्धारित किया है किसी चीज़ के लिए कि इस मानदंड के आधार पर हम नापेंगे कि उसमें ये कितना
आया हुआ है, कितनी बार सम्मिलित है, वो मानदंड हमारा हो गया मात्रक। यानी कि मात्रक ले लिया और आंकिक मान ले लिया, दोनों का गुणनफल मिलके हमें रिप्रेजेंट कर देगा कि ये हमारी रॉड है और इस रॉड की इतनी लंबाई है। ऐसे ही हम द्रव्यमान और सभी भौतिक राशियों के बारे में मेजर करते हैं और उनको उनके आंकिक मान और मात्रक के साथ रिप्रेजेंट यानी कि निरूपित करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे हमने कोई भौतिक राशि, हमने मान लो लंबाई ले लिया, द्रव्यमान ले लिया, पहले उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू n थी, उसका जो मात्रक था, यूनिट जो थी वो मान लो मीटर है। ठीक, फिर हमने जो दूसरे मात्रक में अगर जाए तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ और होगी, क्योंकि हमने मात्रक लिए सेंटीमीटर, ऐसे मिलीमीटर। मतलब जैसे जैसे हम उसका मात्रक बदलेंगे वैसे वैसे उसका आंकिक मान भी बदल जाएगा, क्योंकि मान लो मीटर है, मीटर सेंटीमीटर से बड़ा है। अब जब मीटर सेंटीमीटर से बड़ा है तो मीटर वाली जो मान जितनी बार आंकिक मान आएगा वो कम आएगा, सेंटीमीटर के ज़्यादा आएंगे। इसका मतलब सेंटीमीटर में न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी और मीटर में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, आंकिक मान कम हो जाएगा। क्योंकि मीटर का पैमाना बड़ा है वो कम आएंगे और सेंटीमीटर का पैमाना छोटा है वो ज़्यादा आएंगे। इसलिए मात्रक अगर छोटा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी, मात्रक अगर बड़ा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी घट जाएगी। यानी कि ये बताता है कि कोई भी क्वांटिटी है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि आंकिक मान जो है, उसका जो भी आंकिक मान है, ठीक है, और जो उसकी यूनिट है यानी मात्रक है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट आपका ये बताता है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा ये बढ़ेगा, दोनों की मल्टीप्लाई हमेशा जो आएगी वो कांस्टेंट ही आएगी अगर हमने कोई पार्टिकुलर लंबाई या पार्टिकुलर द्रव्यमान लिया है। ठीक, अभी ये बात करते हैं, ये जब कांस्टेंट है तो हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u या फिर n प्रोपोर्शनल टू 1/u। ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर आपका u बढ़ेगा तो n घटेगा। यानी कि अगर आप n बढ़ाएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी बढ़ाना चाहते हैं तो कब बढ़ेगी, जो उसका मात्रक कैसा ले लिया, छोटा। अगर मात्रक बड़ा ले लिया तो n आपका बढ़ जाएगा। यानी कि इसको मैं ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमने मात्रक बड़ा ले लिया तो हमारा n छोटा हो जाएगा, घट जाएगा। ये बताता है कांस्टेंट या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो हमारा है वो ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक, ये तो हमारी हो गई फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और उनमें रिलेशन क्या होता है उसके मात्रक में और उसके न्यूमेरिकल वैल्यू आंकिक मान में क्या रिलेशन होता है, एन यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट या फिर एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू के, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा अपने आप ही घट जाएगा, तभी हम चेंज करते हैं। जैसे किलोग्राम है, किलोग्राम से हम उसका मतलब छोटा मात्रा लिखते हैं, हेक्टो किलोग्राम, या फिर लंबाई में बात करें तो ग्राम ले, मतलब लंबाई की बात करें तो हमने मीटर ले लिया, मीटर के बाद हम डेका मीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर की तरफ जाते हैं तो हमारा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो मात्रक बड़े हैं, वैल्यू हमारी घट जाती है। अब हम नीचे की ओर चलते हैं, जैसे डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, तो ये मात्रक कैसे होते जाते हैं, छोटे, तो इनके साथ में वैल्यू हमारी बड़ी होती जाएगी। जैसे इसमें क्या होता है कि आपको पता है जी, हम लिखते हैं कि 1 मीटर बराबर 10⁻³ मिलीमीटर। तो मिलीमीटर क्या हो गया हमारा, छोटा मात्रक हो गया और मीटर हमारा बड़ा मात्रक हो गया, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई। ये से हम इनको कन्वर्जन करते हैं, जब भी हम मात्रक छोटा करेंगे तो हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ा देंगे, ऐसे ही हमारा होता है। ठीक, तो ये आपको हो गया रिप्रेजेंटेशन आपका किसका, फिजिकल क्वांटिटी का, और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कि होती क्या इन्फॉर्मेशन है जनरल सी। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हमारे टाइप्स कि जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, भौतिक राशियाँ कैसी कैसी होती हैं, क्या क्या होता है, तो बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, वैसे हम अदिश राशि की भी बात कर सकते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की, यानी कि सदिश राशियाँ। तो क्या होती हैं सदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ होती हैं जिनमें कि आपका परिमाण भी होगी और दिशा भी होगी। क्या मतलब है इस लाइन का, अब जैसे हमने ले लिया कि मान लो हमारा बल है, अब हमने इस बोर्ड पे बल लगाया, जब हम इस बोर्ड पे बल लगाएंगे तो बल क्या लगा रहा है, इस डायरेक्शन में लगा रहा है, और कुछ ना कुछ हमारा मैग्नीट्यूड होगा कि हमने इस पर 2 न्यूटन बल लगाया, 3 न्यूटन बल लगाया, वो हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन हमने इस डायरेक्शन में ही बल लगाया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी इसमें डायरेक्शन भी, हमने कह दिया बल हमने ऐसे लगाया है इस डायरेक्शन में,
ठीक है, हमेशा इसको धक्का दे रहे हैं। तो बल के साथ में क्या है, एक दिशा जुड़ी हुई है। गेट है आपके दरवाजे का, तो आप क्या करते हो, उस पर बल लगाते हो। बल ऐसा थोड़ी ना किसी भी डायरेक्शन में लगा देते हो। मान लो आपको अंदर की ओर गेट खोलना है और आप अंदर से ही बाहर की ओर बल लगा रहे हैं, क्या वो बल यूज़फुल होगा? नहीं होगा। यानी कि बल के साथ में हमेशा एक डायरेक्शन जुड़ी हुई है। तो वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनके साथ में क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड यानी कि हम कितना उसको बल लगा रहे हैं, कितना फोर्स दे रहे हैं। तो फोर्स के साथ में मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, तो हमारी ये क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होने चाहिए, लेकिन वो हमारे अलजेब्रिक सम को भी फॉलो करती है। अलजेब्रिक सम मतलब कि जो डायरेक्शन के साथ हमारे जो वेक्टर होते हैं वो डायरेक्शन के साथ ही ऐड होंगे। ऐसा नहीं कि हमने 2 इधर लगाया बाहर की ओर और 3 लगाया अंदर की ओर, दोनों को जोड़ दिया और 2 3 5 कर दिया। ये एडिशन हमारा नॉर्मल यानी कि जनरल एडिशन होता है। हम यहाँ पे अलजेब्रिक एडिशन यूज़ करेंगे। अगर 2 बाहर की ओर और 3 अंदर की ओर लग रहा है तो दोनों डायरेक्शन के साथ जब लेंगे तो एक दूसरे के अपोजिट होने के कारण यहाँ पे जो हमारा नेट आएगा वो 1 न्यूटन आएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा जोड़ने का तरीका। मतलब ऐसे नहीं है कि कुछ भी हमने जोड़ दिया कुछ भी घटा दिया। तो ये हो गया आपका अलजेब्रिक सम या फिर अलजेब्रिक एडिशन पर डिपेंड करती है, इस बात का मतलब हो गया। तो वेक्टर क्वांटिटी जैसे कि हमारे फोर्स हो गया, हमारा वेलोसिटी हो गया, हमारा एक्सेलरेशन यानी कि वेग, त्वरण, बल, ये हमारी हो गई आपकी वेक्टर क्वांटिटीज। फिर हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ की, यानी कि अदिश राशियाँ। अब अदिश राशियाँ स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वे भौतिक राशियाँ, वे फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें कि केवल आपका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, बस मैग्नीट्यूड कितना लगा रहे हैं इस बात का मैटर होता है। जैसे कि हम बात करते हैं अपनी लंबाई की। अब लंबाई क्या है, इसकी लंबाई हमने मापी कि इसकी लंबाई 4 मीटर है। तो हमने कहा अभी हमने इस डायरेक्शन में नाप ली, जब हमने पूरब से पश्चिम रखा तो 4 मीटर आई। फिर हमने कहा इसको हम नॉर्थ से साउथ में रख देते हैं, तब देखो कितनी आई, नॉर्थ में साउथ में रखा तब भी 4 मीटर। किसी भी डायरेक्शन में ले जाके मेज़र कर लो, लेकिन इसकी जो लेंथ होगी वो 4 मीटर ही आएगी। आप ये नहीं कह सकते कि इसकी लंबाई 4 मीटर पूरब दिशा में है, कोई मतलब नहीं बनता इसका कि इस डायरेक्शन में है। तो ये हो गई आपकी स्केलर क्वांटिटी। और जैसे आपकी चाल हो गई, चाल मतलब किस चाल से हम चल रहे हैं, उसके लिए हमारी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, ठीक, जिनमें कि केवल हम मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, लेकिन डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नीड नहीं होती है। और इसमें हम सिंपल एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। जैसे इसकी लंबाई अगर 4 मीटर है और मैंने 2 मीटर इसमें और बढ़ा दी तो डायरेक्ट 6 मीटर होगी, यानी कि सिंपल एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। हमारी कैसी होगी, स्केलर क्वांटिटी हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं हम टेंसर क्वांटिटी यानी कि प्रदिश राशियाँ। अब देखिए प्रदिश राशियाँ क्या होती हैं। देखो प्रदिश राशियाँ वे होती हैं जिनका हमने क्या किया, वेक्टर क्वांटिटी ली, वेक्टर क्वांटिटी में उसका मैग्नीट्यूड देखा, यानी कि फोर्स लगाया हमने इस पर 4 न्यूटन, इस पर हमने 4 न्यूटन फोर्स लगाया और इस डायरेक्शन में लगाया, यानी कि हमेशा इस डायरेक्शन में इसका जो फोर्स होगा वो 4 न्यूटन ही होगा, ना तो उससे कम होगा ना ही उससे ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम इसको यहाँ क्या कहता है कि जो हमारी टेंसर क्वांटिटी होती है उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, चेंज होता रहता है डायरेक्शन के साथ में। डायरेक्शन के साथ में कैसे, जैसे हम बात करते हैं अपने टॉर्क की, ये हमारी जितनी भी हमारे अक्षीय सदिश होते हैं यानी कि एक्सियल वेक्टर्स होते हैं उसके अराउंड मूव होती है, किसी एक्सिस के अराउंड मूव होती है। जो भी आप बात करो कोई वस्तु है, ठीक है, तो अगर वस्तु घूर्णन गति कर रही है यानी कि रोटेशन मोशन कर रही है तो वो किसी न किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी। तो उसमें क्या होता है, जो हमारा टॉर्क है, अब कोई वस्तु यहाँ पे थी यहाँ पे गई तो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो डायरेक्शन के साथ में चेंज होता रहता है। जब उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं होता है, चेंज होता रहता है डायरेक्शन के साथ में, तो वो राशियाँ जो होती हैं वो हमारी कहलाती हैं टेंसर क्वांटिटी यानी कि प्रदिश राशियाँ। जैसे कि स्ट्रेस है, अब हम तनाव की बात करते हैं कि ये तनाव जो है वो हमारी टेंसर राशि कैसी है। स्ट्रेस, आपने क्या किया, एक पॉलीथिन में पानी भर लिया, पॉलीथिन में पानी भर लिया और उस पानी को हमने क्या किया, एक उंगली से दबा दिया। क्या होता है, वो पानी जिस डायरेक्शन में हमने दबाया उसी डायरेक्शन में लगता है सीधे सीधे? नहीं, वो पूरे जो हमने प्रेशर उस पर लगाया है वो उसमें जितना पानी है सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है,
किसी पॉइंट पे कुछ होगा, किसी पॉइंट पे कुछ होगा, किसी पॉइंट पे कुछ होगा, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, अलग अलग ही होता है। उतना नहीं होता है जितना कि हम लगाते हैं उस बिंदु पे उतना ही बना रहा है, ये नहीं। तो हमारी जो स्ट्रेस यानी कि जो हमारा तनाव हो गया वो हमारी कैसे हो गई, टेंसर क्वांटिटी हो गई, प्रदिश राशि। जबकि हम बात करें अपनी दाब की, जैसे हमने दाब लगाया तो दाब तो एक अदिश राशि है, स्केलर, वो बताएंगे आपको। जैसे हमने कि बल की बात करी, बल हमने कोई वस्तु ले ली, ठीक है, ठोस टुकड़ा ले लिया, हमने उस पर 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो वो 4 न्यूटन उस पॉइंट पे लग रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, तो वो हमारी हो गई बल यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन जब हमने उस पर दाब लगाया और वो अलग अलग पॉइंट पे स्ट्रेस यानी कि तनाव अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा, तो वो हमारी हो गई टेंसर राशि। इसमें अभी हम डिफरेंस फिर से बता देंगे आपको, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रेशर और स्ट्रेस में। आगे ऐसे हमारी बलागुण यानी कि टॉर्क हो गया आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्वागुण में आपकी टेंसर राशि होती है। मोस्टली जितनी भी घूर्णन गति करने वाली जो क्वांटिटीज होती हैं, जड़त्वागुण हो गया, बलागुण हो गया, ठीक है, ये सब आपका टेंसर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें रोटेशन के साथ में इसकी जो मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन के साथ में वो चेंज होता रहता है। इसके बाद आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत चुंबकत्व हो गया, और कंडक्टिविटी यानी कि चालकता हो गई, ये आपकी सब क्या है, टेंसर क्वांटिटी है। अब एक चीज मैं आपको और बताती हूँ, क्या है जैसे आपका फोर्स मतलब प्रेशर है, ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है, स्केलर है, टेंसर है। आओ बात करते हैं प्रेशर। प्रेशर P इक्वल टू होता है F/A। अब F तो आपका वेक्टर होता है, A भी आपका वेक्टर होगा, कैसे बोल दोगे, वेक्टर। बट दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे जो F होता है वो आपका परपेंडिकुलर यानी कि उसका लंबवत घटक होता है, ना कि जो फोर्स हम लगा रहे हैं उस पर वो होगा। कैसे, ये कोई क्षेत्रफल है, यहाँ पे हमने इस पे फोर्स लगाया, ठीक है, तो फोर्स जो हम इस पे लगा रहे हैं इस सरफेस एरिया पे, वो इसके जो क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा बाहर की ओर। जो फोर्स हम इस पे लगा रहे हैं वो फोर्स हम जो इस पे इधर की ओर लग रहा है वो ना लेके इसके क्षेत्रफल की डायरेक्शन में, क्षेत्रफल वेक्टर जो बाहर की ओर है उसके डायरेक्शन में उसका घटक लेते हैं। मान लो हमने फोर्स ऐसे लगाया, ठीक, जब ऐसे लगाया तो इसका इस डायरेक्शन में जो घटक होगा इसके लंबवत क्षेत्रफल के, वो घटक लिया जाता है यानी कि प्रेशर में। इसलिए यहाँ पे जो मतलब प्रेशर है वो आपका वेक्टर ना होके स्केलर होता है। यहाँ पे जो F है वो इसका घटक है, तो यहाँ पे ये अपॉन में A यानी कि ये आपका स्केलर है, तो आपकी स्केलर क्वांटिटी हो जाती है, वेक्टर ना होके, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे क्षेत्रफल की यानी कि एरिया। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो ये हमारी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कोई भी एरिया है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो उसके लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है उससे रिप्रेजेंट की जाती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम। तो इतना तो हो गया हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन जो कि हमने आपको बता दी, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी एनसीईआरटी में कहाँ से और क्या दिया है। एनसीईआरटी में हमारा दिया है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यहाँ से स्टार्ट होता है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली क्या है। उसमें बताया गया है कि पहले क्या होता है, हर जगह अलग अलग जगह पे, कहीं पे FPS फुट पाउंड सेकंड यूज़ होता था, कहीं पे MKS मीटर किलोग्राम सेकंड यूज़ होता था, कहीं पे आपका CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूज़ होता था। ये अलग अलग जो मात्रक पद्धतियाँ थी, मतलब हर किसी का अपना एक अलग मापन प्रणाली थी, कोई किसी में मापता था तो कोई किसी में मापता था। इससे क्या था कि लेन देन में प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन्होंने क्या किया 1917 में 1917 में 1972 शायद यही है, 1972 में एक सम्मेलन करवाया जिसमें साइंटिस्ट और कुछ और लोग थे जिन्होंने ये डिसाइड किया कि मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी लेन देन होता उसके लिए एक मापन प्रणाली बनाई जाएगी, जिससे उन्होंने नाम दिया था इंटरनेशनल सिस्टम, नहीं सॉरी सिस्टम, उन्होंने नाम दिया था इंटरनेशनल सिस्टम दी यूनिट्स।
यानी कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। यूनिट्स, ये नाम दिया था उन्होंने, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली क्या थी, जिसे हम संक्षेप में यानी कि संक्षेप में लिखते हैं क्या, एसआई प्रणाली। अच्छा, आपकी जो सीजीएस पद्धति थी उसे हम गॉसीय पद्धति भी कहते हैं, और जो आपकी एफपीएस पद्धति थी वो तो, और जो आपकी एमकेएस पद्धति थी उसे हम जॉर्जी पद्धति भी कहते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिट्स, इसे मॉडर्न एमकेएस यानी कि आधुनिक एमकेएस प्रणाली भी कहते हैं। ठीक, ये आपका उसमें दिया हुआ है। और ये जो सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिट्स यानी कि मॉडर्न एमकेएस प्रणाली थी, इसमें क्या था, इसमें डिसाइड किया उन लोगों ने मिलके कि कुछ मूल राशियाँ और कुछ व्युत्पन्न राशियाँ इन्हीं में लेन देन किया जाए जिससे कि सुविधाजनक हो सके, क्योंकि इन्हें 10 की पावर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, ये 10 की पावर्स में चलती हैं। इसलिए सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिट्स मॉडर्न एमकेएस जिसे हम कहते हैं एसआई का गठन किया गया, मतलब यूनिट्स एक मात्रक प्रणाली निर्धारित की गई। अब हम आगे बात करते हैं कि इसमें है क्या। देखो, जब ये निर्धारित कर लिया गया कि एसआई प्रणाली, तो इसमें 7 मूल राशियाँ यानी कि 7 थी फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और 2 व्युत्पन्न राशि यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स यानी कि पूरक राशियाँ रखी गई थी। 7 हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी वो कौन सी थी, आइए बात करते हैं। मूल राशियाँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अब क्या होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़? वे राशियाँ जो किसी और मात्रक पर निर्भर नहीं करेंगी, ना किसी और राशि पर निर्भर करेंगी। वे राशियाँ जो किसी और राशि पर निर्भर नहीं करेंगी, क्या होंगी, स्वतंत्र होंगी अपने आप में, उन्हें हम मूल राशियाँ कहते हैं। ठीक है, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी, ये 7 जो थी वो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी डिसाइड की गई, जिनका किसी और राशि से कोई लेना देना नहीं, स्वतंत्र है अपने आप में। तो हमारी लंबाई, लेंथ, ठीक है, द्रव्यमान यानी कि मास, और समय यानी कि सेकंड, जिसका लेंथ थी, मास था, समय सेकंड था, टेम्परेचर था, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट थी, पदार्थ की मात्रा थी, और आपकी ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी थी। ये हमारी 7 मूल राशियाँ थी। ठीक, इनको पता है आपको संक्षेप में कैसे लिखा जाता है। इसकी जो मात्रक, लंबाई का मात्रक मीटर होता है पता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, टेम्परेचर का मात्रक केल्विन होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है, और ज्योति तीव्रता की ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक कैंडेला होता है। ठीक, इनको ये रिप्रेजेंट करते हैं संक्षेप में। आपका ये जब भी हम डायमेंशन फार्मूला यूज़ करते हैं तो उसमें एल से, एम से, टी से, थीटा या के से, या इसको ए से, मोल से और सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन फार्मूला में। और उनके जो मात्रक हैं उनको संक्षेप में हम लिखते हैं किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, मोल, कैंडेला यानी कि सी डी। अब इसके बाद करते हैं ड्राइव्ड यूनिट यानी कि व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? वे मात्रक जो हमारे मूल राशियों पर निर्भर करते हैं, हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनसे ही हम ड्राइव करते हैं, इसीलिए हमें इन्हें ड्राइव्ड राशियाँ कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक, हाँ चलो व्युत्पन्न मात्रक भी देख लेंगे, अभी हम क्वांटिटी के बारे में बात कर ले रहे हैं। ड्राइव्ड राशियाँ कहते हैं, क्यों ड्राइव करती है? ड्राइव की जाती है किससे? हमारे जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उन्हीं से। कैसे? उनके जो मात्रक हैं उन्हीं पे कुछ पावर लगा देते हैं, तो उन पावर जब उन पे लगा दी जाती है तो हमें जो ड्राइव्ड क्वांटिटी है हमारी वो मिल जाती है, उसको हम कहते हैं इसलिए व्युत्पन्न मात्रक। ठीक, जैसे हमने लिखा है मूल राशियों के घातों पर निर्भर करते हैं। अब कैसे मूल राशियों के घातों पर? जैसे लंबाई है, लंबाई उन्होंने मान ली कि हमारी क्या है, मूल राशि है, लेकिन क्षेत्रफल और आयतन, क्षेत्रफल और आयतन के लिए हम कैसे कहते हैं? क्षेत्रफल अगर चीज़ का ज्ञात करना है तो ये वाली लंबाई और ये वाली चौड़ाई, यानी कि दोनों हमारे लिए क्या है, दूरी है, ये भी दूरी है और एक ये भी दूरी है, दोनों दूरी है। ठीक, और दूरी क्या है हमारा, ये हमारी मूल राशि है, तो एक एल ये और एक एल ये, यानी कि एल की पावर 2, यानी कि लंबाई की घात 2 पर निर्भर करता है क्या, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हमारा जो ड्राइव किया जा रहा है वो हमारा किया जा रहा है मूल राशि लंबाई से, इसलिए वो हो गया ड्राइव्ड यूनिट यानी कि व्युत्पन्न राशि। जैसे मीटर हमारा क्या है, एल, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, यानी कि एल इंटू एल, और आयतन का जो हमारा वो होता है मात्रक होता है मीटर क्यूब। मीटर की पावर 1, मीटर की पावर 2, मीटर की पावर 3। ये तो हमारा हो गया मेन यानी कि मूल राशि, फंडामेंटल मात्रक।
तो अगर मीटर की पावर 2 यानी कि ई पावर लगा के बनाए गए हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया, ड्राइव्ड यूनिट हो गई, व्युत्पन्न मात्रक हो गया। अब हम एक चीज़ और बात करते हैं, मोस्टली क्वेश्चन कैसे आता है, ऐसे आता है कि आपको क्या दे दिया, चाल जो है इधर लिखते हैं, हमसे कह दिया कि चाल जो है वो आपका हो गया मूल राशि, ठीक है, चाल आपका मूल राशि हो गया। अब बताइए, और समय और चाल जो हो गया आपका मूल राशि है, तो दूरी कैसी हो जाएगी, क्योंकि दूरी का फार्मूला तब क्या बना है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी कि दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, यानी कि जो हमारी टाइम और वेलोसिटी है, अगर हम उनको फंडामेंटल क्वांटिटी मान लें तो हमारी जो डिस्टेंस है यानी कि दूरी है वो हमारी क्या होगी, वेलोसिटी, और हमारा जो टाइम है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये जो है ये और ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, चूँकि ये ड्राइव हो रही है इन दोनों से मिलके, तो ये कैसी हो गई हमारी, फिर ये हमारी हो गई ड्राइव्ड यूनिट हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मूल राशि जो है हम कोई भी मान सकते हैं, जो भी हमारी भौतिक राशियाँ प्रेजेंट है उनमें से कोई भी भौतिक राशि को मूल राशि मान सकते हैं, लेकिन उसके द्वारा जो भी अन्य भौतिक राशियाँ ज्ञात की जाएंगी उसकी सहायता से, ठीक है, उसके द्वारा जो भी ड्राइव की जाएंगी बाकी की क्वांटिटीज़ वो हमारी होंगी ड्राइव्ड यानी कि व्युत्पन्न राशियाँ बन जाएंगी। जैसे अगर हम यहाँ पे हमने क्या किया, समय और वेलोसिटी को अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया तो हमारी जो डिस्टेंस है यानी कि लेंथ जो हमारे की निकल के आई वो क्या हो गई, ड्राइव्ड यूनिट। ये उन्होंने अपनी में माना था कि ये 7 राशियाँ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी मूल राशि यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, ताकि उनका लेन देन जो हो वो सुविधा हो सके। हम कोई सी भी मूल मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी मानकर ये ज्ञात कर सकते हैं कि जो अन्य राशि है वो ड्राइव्ड यूनिट है या फंडामेंटल क्वांटिटी। अगर वो फंडामेंटल क्वांटिटी के मात्रकों पर निर्भर करती है यानी कि फंडामेंटल जो क्वांटिटी है उन पर डिपेंड करती है तो वो ड्राइव्ड हो जाएगी, उन पर डिपेंड नहीं कर रही है, उनकी कोई किसी भी पावर पे नहीं आ रही है तो वो हमारी हो जाएगी आपकी फंडामेंटल यूनिट। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स की। प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या होती हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा प्रकाश वर्ष हो गया, अश्वशक्ति हो गया, ठीक है, चंद्रशेखर हो गया, पारसेक हो गया, सेक हो गया, ये सब कैसे क्वांटिटी यूनिट हैं, ये सब हमारी जो है व्यवहारिक मात्रक हैं जिन्हें कि हम अपना जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं इनमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन पे मात्रक पावर लगा के, ये हमारे प्रैक्टिकल यूनिट्स कहलाते हैं। क्या क्या है, कुछ इंपॉर्टेंस है वही हमने रखे हैं यहाँ पे। जैसे हमारा प्रकाश वर्ष है, लाइट ईयर, ये हमारा होता है एक प्रकाश वर्ष, दूरी का मात्रक है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है प्रकाश वर्ष, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 9.46 × 10⁻15 मीटर। फर्मी, एक फर्मी बराबर होता है 10⁻−15 मीटर। दूरी का सबसे छोटा मात्रक, दूरी का ये वैसे तो बड़ा मात्रक होता है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है जो कि 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। अब यहाँ पे 10⁻−15 मीटर है दूरी का सबसे छोटा मात्रक, तो यहाँ पे 10⁻15 मीटर दूरी का यानी कि लाइट ईयर भी एक दूरी का बड़ा मात्रक होता है, 9.46। ये इसका देखो 3 गुना है, 3 तो ये याद करने का तरीका है बस। इसके बाद चंद्रशेखर जो है आपका ये समय का मात्रक है, ठीक नहीं द्रव्यमान का मात्रक है। आपको पता है सूर्य का द्रव्यमान जो होता है वो 2 × 10⁻30 किलोग्राम होता है। इसको जब हम 1.4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा 2.8 × 10⁻30 किलोग्राम ये होता है। फिर उसके बाद एक AMU क्या है, AMU हमारा जो होता है वो परमाणविक इकाई है, यानी कि जो अणु परमाणु होते हैं, ठीक है, उनका द्रव्यमान नापने के लिए उनका मास कितना है उसे कैलकुलेट करने के लिए हम AMU एटॉमिक मास यूनिट का यूज़ करते हैं। एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। फिर हम बात करते हैं चंद्रमास की।
चंद्रमास जो है वो हमारा समय का मात्रक है और एक चंद्रमास बराबर होता है 27.3 दिन। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं सेक की। सेक जो है वो हमारा समय का सबसे छोटा मात्रक है, सेक बनाने वाला नहीं, सेक समय का मात्रक है। ये हो गया आपका 10⁻⁸ सेकेंड, पता चले पी जाओ समझ के। ठीक, उसके बाद ऐसे एक क्वेश्चन आया था हमारे एग्जाम में, उसमें ये था कि समय का सबसे छोटा मात्रक कौन है। ठीक, तो उसमें सेक ऐसे भी सेक लिखा हुआ था, कुछ बच्चों ने हो सकता है ये लगा दिया हो पीने वाला सेक। उसके बाद क्या होता है,